आप सभी को मेरा नमस्कार। जितने लोग जुड़े हुए हैं आप अपने स्क्रीन पर देखें, माइक अपना म्यूट कर लीजिए। आप सभी अपना माइक म्यूट कर लेंगे तो हमको आसानी होगी और बहुत ही कम समय है, 40 मिनट के लिए मैं यहाँ पर हूँ, जबकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर 40 दिन भी बोला जा सकता है। मुझे लग रहा है मेंबर्स को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, लोग अपने आप को म्यूट नहीं कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं। चलिए, मैंने म्यूट ऑल कर दिया है, तो अभी आप में से किसी की भी आवाज़ नहीं आ पाएगी। चेक बाउंस के केसेस के बारे में बात करनी थी। मैं अभी फ़िलहाल ये समझ पा रहा हूँ कि जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग हैं जिनको किसी ने चेक दिया होगा और किसी का चेक बाउंस हो गया, तो पैसे वो रिकवर कैसे करें। जब कभी हम चेक बाउंस के केस की बात करते हैं तो दो तरह के पक्षकार होते हैं, एक जिसने चेक दिया था और दूसरा जिसको पैसा वसूल करना है। तो आज का ये लेक्चर पूरा का पूरा हम बेस करेंगे पैसा वसूल करने वाले लोगों की तरफ से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा। अगर आपका चेक कहीं डिसऑनर हो गया, आपने चेक दिया था, कैसे बचेंगे, इस बारे में फिर कभी किसी सेशन में बात कर पाएंगे। तो जब हमारे पास में एक कानून है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसके लिए हिंदी में शब्द है परक्राम में लिखित अधिनियम। दुर्भाग्य ये है कि ये 1881 का 1881 का कानून है जो अभी भी हमारे देश में चल रहा है। तो इस कानून को फिलहाल तो पूरी तरह से बदल दिया जाना चाहिए था, लेकिन समय समय पर होता ये है कि अमेंडमेंट होते हैं, सुधार होते रहते हैं और कानून में बदलाव होता रहता है। तो इस कानून में चैप्टर 17 1988 में 1988 में जोड़ा गया, जिसमें चेक के लेन देन से संबंधित बातों को शामिल किया गया। एक धारा है सेक्शन 138 जो चेक डिसऑनर के मामलों के बारे में बात करती है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको किसी ने चेक दिया था और चेक डिसऑनर हो गया था, तो यकीन मानिए पूरा का पूरा कानून आपके फेवर में है, चेक देने वाले के फेवर में नहीं है। लेकिन चेक दिया है किसी ने और चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर, एक लीगल टर्मिनोलॉजी डिसऑनर वर्ड है, अनादरण हो जाना चेक का। आम बोलचाल में हम चेक बाउंस कहते हैं, तो मैं यही टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा जो साधारणतः बिजनेसमैन यूज करते हैं। तो चेक है क्या? तो चेक की परिभाषा हमको मिलती है सेक्शन 6 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जो कहता है इसमें 3 पक्षकार होंगे। एक पक्षकार है चेक को लिखने वाला, जिसको कहते हैं हम ड्रॉअर या चेक का लेखीवाल। एक पक्षकार होता है ड्रॉई होता है ऊपरवाल, जिसे हम कहते हैं बैंक, चेक के सिलसिले में वो बैंक होता है। और तीसरा व्यक्ति है पाने वाला, जिसे कहते हैं पेई। अब जब कभी किसी ने किसी को चेक दिया, चेक देने के बाद अगर चेक डिसऑनर हो गया या बाउंस हो गया, ध्यान से समझते चलिएगा, तो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है कि जिस दिन आपका चेक डिसऑनर हो गया, आपके पास जानकारी आ गई, तो आपको करना ये होता है कि सामने वाले को नोटिस देना है। नोटिस का एक पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है हमारे पास में, जिसमें हम 138 सेक्शन की बात करते हैं। और अगर आप चाहें, आपको ये लगता है कि उसका इंटेंशन ही आपको पैसा देना नहीं था, आपसे सामान वसूल करके चेक डिसऑनर करना ही उसकी मंशा थी, धोखा देना उसका मंशा था, तो धारा 420 आईपीसी की भी उसके ऊपर लग सकती है। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 2 साल की सजा है, आपको मैं बता दूं, 2 साल का कारावास। और सेक्शन 420 आईपीसी में 7 साल का कारावास है, मतलब 7 और 2 9 साल के लिए अगला जेल जाने वाला है जिसने चेक दिया। कितने भी रुपए का चेक हो, वो 200 रुपए का है या 2 करोड़ का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिपीट कर दूं आपस से, 200 रुपए का चेक है या 2 करोड़ का, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 उसको 2 साल की सजा का प्रावधान करती है और आईपीसी की धारा 420 उसको 7 साल की सजा का प्रावधान करती है। फिर आपने जो पैसे, चेक आपको चाहिए था, आपने सामान दे दिया, बेच दिया, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दुकानदार हैं या कुछ और काम आप करते हैं, तो आपके पैसे का क्या होगा? 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है कि आपकी चेक की जो धनराशि थी उसका 2 गुना, मतलब अगर 1 लाख रुपए चेक की कीमत थी तो सामने वाले को 2 लाख रुपए आपको वापस करना होगा। अगर चेक की कीमत 1 करोड़ रुपए थी तो उसको 2 करोड़ रुपए आपको वापस करना होगा। ये कानून है। अब इस कानून में समय समय पर बदलाव हुए हैं, कुछ मैं आपको और काम की बात बता दूं। पहली बात तो ये है कि कोर्ट जो है संज्ञान, न्यायालय संज्ञान कैसे लेता है। तो हमारे पास सेक्शन 142 धारा 142 है जो कहती है लिखित परिवाद। मतलब कहानी ये कि चेक बाउंस हो गया, समझ लीजिए, बाउंस होकर आपके पास आ गया। अब आपको करना है सामने वाले को एक नोटिस देना है कि भैया तुम्हारा चेक बाउंस हो गया है, तुमको मैं 15 दिन की मोहलत दे रहा हूं। धारा 138 में लिखा है ऐसा, आपको सामने वाले को मौका देना है। आप उसको 15 दिन की मोहलत दीजिए कि भैया तुम पैसे लाकर हमको वापस जमा कर जाओ। चेक के माध्यम से जमा कर जाओ, कैश जमा कर जाओ, प्रॉमिसरी नोट दे जाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज वचन पत्र दे जाओ, विनिमय पत्र दे जाओ, कैसे भी दे जाओ, पैसे वापस दे दो 15 दिन के समय में। अगर 15 दिन में वो पैसे आपको नहीं देता तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। कॉज ऑफ एक्शन को कहते हैं हम हिंदी में वाद कारण।
आप हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम बोलने वाले हों, मैं दोनों में ही कंफर्टेबल हूं और दोनों में ही बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। वाद कारण उत्पन्न होता है जैसे ही 15 दिन में उसने पैसे नहीं दिए और आपके पास में 1 महीने का समय है, ध्यान रखिएगा। अगर वो पैसा नहीं देता है तो महीने भर के भीतर आपको कोर्ट में लिखित परिवाद करना है, लिखित शिकायत करनी होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में, प्रथम श्रेणी के न्यायाधिकारी के कोर्ट में आपको लिखित परिवाद करना है कि ये आदमी था, ये चेक था, इस तारीख को डिसऑनर हुआ और इस तारीख को मैंने नोटिस दी, 15 दिन में उसने पैसे नहीं दिए, अब पैसा दिलवाइए। अब ये केस कहां होगा, तो आपकी जानकारी के लिए 1989 का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, एस शंकरन का मामला। उस मामले में कोर्ट ने कह दिया था कि केस जो है कहीं भी ला सकते हैं आप। कहीं भी का मतलब ये कि जहां चेक बना है वहां, जहां चेक किसी को भुगतान किया गया वहां, जहां बैंक में प्रेजेंट किया गया वहां, जहां डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया वहां, जहां से नोटिस दी गई वहां, कहीं भी। लेकिन 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, दशरथ रूप सिंह राठौर का मामला। दशरथ रूप सिंह राठौर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गजब का डिसीजन दे दिया जो कि कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं माना जा सकता। उसमें कोर्ट ने यह कहा कि चेक बाउंस के मामले वहां लगाए जाएंगे जहां ड्रॉअर का बैंक है। ड्रॉअर होता है वो आदमी जिसने चेक दिया था। बड़ा गड़बड़ था ये जजमेंट, आपको बताऊं मैं। मतलब ये समझिए कि आप व्यापारी हैं इंदौर के और तमिलनाडु के किसी आदमी ने आपको चेक दिया, तमिलनाडु के किसी बैंक का, तो कोर्ट ने कह दिया कि भैया तमिलनाडु में जाओ केस लगाने के लिए। अरे ये तो बहुत गड़बड़ है। मान लीजिए वो 5,000 रुपए का चेक हो, ठीक है, तमिलनाडु का था, आप वसूल करने तमिलनाडु जाओगे क्या केस करने के लिए? तो ये बड़ा गड़बड़ था। और कोर्ट ने एक बात और कह दी थी कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली इसका इफेक्ट होगा, मतलब भूतलक्षी प्रभाव से पूरे देश भर में कोर्ट्स में मामले का ट्रांसफर शुरू हो गया और पूरे देश में हड़कंप मच गया था। अगर उस समय आप लोग कोई इस ट्रांजैक्शन में थे या ऐसा कोई केस आपने किया हो तो आपको इसका अनुभव भी होगा। लेकिन 2015 में बहुत बढ़िया काम हो गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उलटने के लिए एक बढ़िया ऑर्डिनेंस केंद्र की सरकार लेकर आई, ये जो नई सरकार अभी काम कर रही है। और इस सरकार ने ऑर्डिनेंस में ये कह दिया कि चेक डिसऑनर के मामले वहां लगाए जाएंगे जहां पर में पेई, मतलब जिसको चेक दिया गया था, जिसको भुगतान लेना था, उसका बैंक है। मतलब अब काम बढ़िया ये हो गया, तमिलनाडु के आदमी ने आपको चेक दिया है, इंदौर में आपका बैंक है, आपने चेक बैंक में लगाया, चेक डिसऑनर हो गया, अब आपको केस करना है इंदौर में और तमिलनाडु वाला यहाँ से वहाँ ऊपर नीचे होता रहे। तो पूरा का पूरा कानून जो है आपके फेवर में है। एक बात और समझा दूं, जैसे ही आपने केस लगाया कोर्ट में, कोर्ट पहली ही हियरिंग पे अगर आपका एडवोकेट ठीक सुनवाई में अपनी बात रख दे, कॉन्फिडेंस के साथ में आपका पक्ष रख दे, तो पहली सुनवाई में ही 20% अमाउंट, 20% कोर्ट दिलाएगी। इसे हम कहते हैं इंटरिम बेनिफिट, अंतरिम राहत। जैसे ही आपने आज केस लगाया, 1 करोड़ रुपए का आपका चेक था, डिसऑनर हो गया था, 20 लाख रुपए इमीडिएट आपको दिलवाए जाएंगे। इसे कहते हैं इंटरिम बेनिफिट, अंतरिम राहत। और बाकी सब बात होगी कब? कोर्ट से निर्णय आने के बाद, जजमेंट आने के बाद। तो मैंने कुछ टाइमलाइन आपको बताई। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि चेक सामने वाले ने 3 महीने के भीतर आपको चेक दिया, आपको 3 महीने के भीतर चेक को बैंक में लगाना है। चेक अनादृत हो गया, डिसऑनर हो गया, 30 दिन के भीतर उसको नोटिस दिलवाना है। 30 दिन के भीतर नोटिस में आप लिखेंगे 15 दिन के भीतर आपको वो पैसा दे। अगर 15 दिन के भीतर पैसे नहीं देता है तो 1 महीने के भीतर, 1 महीने का टाइम है, आपको कोर्ट में केस लगाना है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपकी जीत है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन आपके पास क्या होना चाहिए, वो चेक आपने काहे के लिए लिया, वो जो संव्यवहार था, वो जो ट्रांजैक्शन था, वो जो चीज़ आपने उसको दी, जिसको हम कहते हैं कंसीडरेशन या प्रतिफल लॉ में, उसका आपके पास कुछ लेखा जोखा होना चाहिए कि किस चीज़ के बदले में, क्या सामान खरीदने के लिए, क्या सर्विस के लिए आपको वो चेक मिला था। अगर इतनी बात आपके पास में है तो पूरा का पूरा लॉ आपके फेवर में है और ये बड़ा आसान सा केस है जिससे आप ऐसे ही जीत सकते हैं। तो मोटी मोटी जो बातें थी मैंने यहाँ पर अपनी रख दी हैं। गुप्ता साहब, अगर आप कुछ पूछना चाहें, कुछ क्वेश्चंस हों तो एक बार बता दीजिए, हम उन क्वेश्चंस को ले सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया सिर्फ 40 मिनट का ही समय हमारे पास में है आज, और 40 मिनट कैसे चला जाएगा पता नहीं चलेगा। अदरवाइज़ ये एक ऐसा मैटर है जिस पर मैं कई घंटे बोल सकता हूँ नॉन स्टॉप। तो बेटर ये है कि कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको 1 मिनट। आपकी कोई क्वेश्चन बता दीजिए गुप्ता साहब। नमस्कार। देखिए, आज जो हम ये लेकर आए हैं टॉपिक, तो चेक डिसऑनर से रिलेटेड मामले जो हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, उसके लिए लेकर आए हैं। कुछ और भी आपके क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप लिख करके भेज दीजिए, हम उसको किसी और सेशन में सॉल्व करेंगे या पर्सनली हम बात कर सकते हैं। आप प्रवीण गुप्ता साहब से संपर्क कर लीजिएगा, डेफिनेटली हम बात कर सकते हैं लॉ के किसी भी मैटर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज का सेशन क्योंकि स्पेशली चेक डिसऑनर के लिए है, तो उससे संबंधित कोई बात हो तो प्लीज़ पूछिए।
सर देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपने उसको कैश में लोन दिया है, तो पहली बात तो ये है कि कैश में किसी को भी हम 10,000 रुपये से ज़्यादा का भुगतान नहीं कर सकते, और लोन की भी एक लिमिट है, वो गुप्ता साहब आपको बता पाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कोई सर्विस दी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मानकर चलते हैं कि कोई सीए ही है, तो सीए किसी को क्या देगा, वो सर्विस ही देगा, सलाह ही देगा। उस सलाह के बदले उसने चेक लिया, तो उसने किस चीज़ का सलाह दिया था, दैट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। अगर नहीं है तो कोर्ट में ये प्रूव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि वो ये सामने वाला बोल सकता है कि मैंने इसको उधार दिया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं, मेरे पास 5 लाख रुपए का चेक है आपका ही, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मैंने आपको बदले में क्या दिया, किस लिए आपने मुझे चेक दिया, चेक डिसऑनर हो गया। और कोर्ट में जब मामला आएगा, तो अगर आप ये बात रखते हैं कि मैंने जोशी जी को ये पैसा उधार दिया था, और क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे चेक डिसऑनर हो गए, बदले में क्योंकि मैंने कुछ नहीं लिया तो मेरा देना बनता ही नहीं है, तो मुझे ये प्रूव करना थोड़ा टफ हो जाएगा कि काहे के लिए चेक मैंने लिया था, मुझे चेक क्यों दिया था। इसलिए मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है, कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये ज़रूरी है। नहीं, उसको प्रूव करना टफ है, मान्य होगा नहीं होगा वो तो कोर्ट देखेगा, लेकिन उसको प्रूव करना, उसको साबित नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए बेटर ये है कि हम या तो 100 रुपए के स्टैम्प में या एग्रीमेंट कर लें। ये कैसे प्रूव करेंगे कि उसने लिखा है, ये कैसे, हाँ, वो कैसे प्रूव करेंगे उसने लिखा है, उसके सिग्नेचर हैं उसमें, अगर है तो अब लॉ तो ये बिल्कुल काम का है, बिल्कुल काम का है, वो प्रूव कर सकेंगे। क्योंकि लॉ तो ये भी कहता है कि ओरल एग्रीमेंट भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे लिखित में ना हो, वर्बली ही किसी ने कोई करार किया हो तो वो भी प्रूव किया जा सकता है। हमारा लॉ तो ये तक कहता है, मैंने बताया 1881 का कानून है, और उस समय तो कागज़ की लिखा पढ़ी होती ही नहीं थी। ये तो प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि कागज़ हो तो सबसे बढ़िया सबूत माना जाता है। लॉ में ये कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य सर्वोत्तम है। अदरवाइज कानून तो ओरल एग्रीमेंट को भी मानता है। जी सर, बिल्कुल मान्य है वो। जी सर, हाँ, वही मैंने कहा ये टफ है, ओरल एग्रीमेंट को प्रूव करना टफ है। ओरल एग्रीमेंट को प्रूव करने के लिए फिर एक थर्ड पार्टी चाहिए होती है, जिसने आप दोनों को ओरल एग्रीमेंट करते हुए सुना हो, जिसका सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट ना हो, तो इस तरह से भी प्रूव किया जाता है। क्योंकि आज भी गांव देहात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, ओरल एग्रीमेंट ही होता है। मैंने रिपीट कर दूं वापस से, इसको प्रूव करना टफ है, लेकिन हाँ मान्य तो है, कोर्ट में मान्य है ये। गुप्ता साहब, मुझे आवाज़ साफ नहीं आ रही है सर, जो बोल रहे हैं अभी। प्रॉमिसरी नोट के आधार पर जितने भी चेक लिए जाते हैं, क्या वो मान्य है, प्रश्न ये है सर का। तो एक्चुअली जब कभी चेक डिसऑनर हो जाएगा, सर आपने किस आधार पर लिया है, आधार की तो ज़रूरत ही नहीं है। लॉ क्या कहता है, जिस दिन चेक डिसऑनर हुआ आपको उसको 30 डेज़ में नोटिस देना है, 15 दिन में उसको पैसे देना है आपको। अगर नहीं देता तो मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में आपको एक ही बात साबित करनी होगी कि उस चेक को उसको क्यों दिया गया था आपको। और अगर आप ये कहते हैं कि प्रॉमिसरी नोट के बदले में वो दिया था, वो प्रॉमिसरी नोट की वैलिडिटी है कि नहीं ये भी चेक करना होगा, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट वैलिड तब होता है जब सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो आधार दिए हैं वैसा बनाया गया हो, ड्यूली स्टैम्प्ड हो, साइंड हो, और अगेन कोई कंसीडरेशन के लिए दिया गया हो, बदले में प्रतिफल क्या था। अगर ये बातें साबित की जाती हैं तो प्रॉमिसरी नोट के बदले में दिया गया चेक भी मान्य है, और आप उसमें केस कर सकते हैं और पैसे वसूल कर सकते हैं। जी गुप्ता साहब। दीपाली गुप्ता कुछ पूछना चाहती हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लें क्योंकि हम जी सर। जी सर। एक्चुअली जब ये केसेस सालों पेंडिंग पड़े रहते थे, ये बहुत पुरानी कहानी है, क्योंकि 2018 में मैंने बताया अमेंडमेंट हो गया है।
अभी 2018 का लेटेस्ट अमेंडमेंट है लॉ में, सेक्शन 148 एक जुड़ा है नया, 143 जुड़ा है और 142 सब सेक्शन 2 जुड़ गया है। ये सेक्शंस बहुत कमाल के हैं, क्योंकि ये सेक्शंस ये कहते हैं कि अभी तक लोग चेक डिसऑनर के मामलों को बहुत कैजुअल लेते थे। मैं कंप्लीट कर लूँ अपनी बात, लोग कैजुअली लेते थे इस मामलों को, और इसके लिए ही कोर्ट ने इंटरिम बेनिफिट की बात कर दी है कि फर्स्ट हियरिंग पे ही 20% अमाउंट दिलवा दिया जाए। अगर वो आदमी सही होगा तो 20% देने में उसकी हालत ख़राब होगी, मामला जल्दी निपटेगा। तो ये बात कोर्ट कर रही है। दूसरी बात ये है कि इसमें एक नई चीज़ और आ गई है, स्पीडी ट्रायल की बात, कि 6 महीने के भीतर अब कोर्ट को जजमेंट देना है, मामले को ख़त्म करना है। तो ये त्वरित विचारण की बात भी इसमें आ गई है। दो चीज़ें, बहुत शानदार हो गया है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब चेक डिसऑनर के मामले लंबे समय पेंडिंग नहीं रहेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं।